हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके यूनिट फर्स्ट का आज एक टॉपिक हम कवर करेंगे, इम्प्योरिटी एंड इट्स सोर्स। इम्प्योरिटी के क्या सोर्सेज हो सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बताते हैं इम्प्योरिटी और इसके सोर्स होते क्या हैं। So here's the definition of impurity. It is a undesirable, unwanted element or substance in pharmaceuticals that lowers the quality and value of that substance. Basically impurity होता क्या है, किसी भी मटेरियल में impurity क्या होती है, एक undesirable, unwanted element होता है। undesirable जो हमें नहीं चाहिए और unwanted का दोनों का मीनिंग एक है, जो हमको चीजें नहीं चाहिए अपने मटेरियल में, वो सब्सटेंस होता है फार्मास्यूटिकल में। दैट जो क्या करता है, लोअर करता है क्वालिटी और वैल्यू उस फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की। तो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या कहलाता है, हमारा इम्प्योरिटी कहलाता है। अब इसके सोर्सेज क्या हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिसके कारण से या जिस वजह से हमारे फार्मास्यूटिकल्स में, हमारे फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटीज आ सकती हैं। सो हियर आर 6 बेसिक सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। नंबर फर्स्ट है रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। जो रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, जो कच्चे पदार्थ हम यूज कर रहे हैं इन द प्रिपरेशन, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, तो उसके कारण से रॉ मटेरियल की वजह से भी हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट में या फिर हमारे जो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनमें इम्प्योरिटी आ सकती है। अगर रॉ मटेरियल में इम्प्योरिटी है और हम उसको सही से अलग करने में कामयाब नहीं हुए हैं तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में, हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान भी कंटिन्यू रहेगी, हमारे फाइनल प्रोडक्ट में वो इम्प्योरिटी आ जाएगी। सेकंड है रिएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बहुत सारे रिएजेंट यूज होते हैं व्हाइल वी आर मैन्युफैक्चरिंग एनी फार्मास्यूटिकल्स। तो अगर हम रिएजेंट्स को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट से, तो रिएजेंट की वजह से भी हमारे फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटीज आ सकती हैं। नंबर थर्ड है मेथड यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बहुत सारे मेथड्स अप्लाई होते हैं जब हम किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इवेपोरेशन है, ड्राइंग है, सॉल्वेंट मेथड है, या फिर हम पार्टिकल्स बनाने के लिए या प्रेसिपिटेशन बनाने के लिए बहुत सारे मेथड्स इस्तेमाल करते हैं या यूज करते हैं। तो अगर मेथड्स यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अगर वो मेथड हम ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं तो उस कारण से भी, मेथड्स के कारण से भी हमारे फाइनल प्रोडक्ट में, हमारे फार्मास्यूटिकल्स में इम्प्योरिटीज आ सकती हैं। नंबर 4 है केमिकल प्रोसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सेम एज मेथड। अगर केमिकल प्रोसेस भी सुटेबल केमिकल प्रोसेस एज पर फार्मास्यूटिकल जो हम फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम केमिकल प्रोसेस नहीं यूज कर रहे हैं, नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो उस कारण से भी हमारे फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटीज आ सकती है। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन आपने जनरली देखा होगा कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं बेसिकली वो सेटअप की जाती हैं पॉपुलेशन से अलग, यानी कि जो शहर की आबादी है उससे अलग एक खाली जगह पे ओपन एनवायरनमेंट में वो सेटअप की जाती हैं। उसका कारण ही ये होता है कि अगर एनवायरनमेंट हमारा पॉल्यूटेड है, जहाँ आबादी होगी वहाँ एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होगा ही होगा, तो उस कारण से एनवायरनमेंट की वजह से हमारे फार्मास्यूटिकल्स में कोई इम्प्योरिटी ना आ पाए, तो एनवायरनमेंट की वजह से भी इम्प्योरिटीज आ सकती हैं। नंबर 6 है स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन, हर एक फार्मास्यूटिकल की स्टोरेज कंडीशन अलग होती हैं। कुछ लाइट सेंसिटिव होते हैं, कुछ मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं। तो एज पर द नेचर ऑफ फार्मास्यूटिकल हमको उनको स्टोर करना चाहिए। अगर हम वो ऐसा स्टोर नहीं करते हैं तो उनमें इम्प्योरिटी आएंगी। तो ये 6 रीजंस हैं, 6 सोर्स हैं जिनके कारण से इम्प्योरिटी आ सकती है हमारे फार्मास्यूटिकल्स में। अब इनको डिटेल में हम थोड़ा पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट है रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या है, इम्प्योरिटीज नोन टू बी एसोसिएटेड विद रॉ मटेरियल मे बी कैरिड थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कंटामिनेट द फाइनल प्रोडक्ट। इसमें क्या है, इम्प्योरिटी नोन टू बी एसोसिएटेड विद रॉ मटेरियल मे बी कैरिड। तो इम्प्योरिटी जो कि रॉ मटेरियल से रिलेटेड है या रॉ मटेरियल द्वारा एसोसिएट हो रही है, वो कैरिड आउट हो सकती है। किसमें कैरिड आउट हो सकती है, उस कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। अगर रॉ मटेरियल से हम रिमूव आउट नहीं कर पाते हैं, नहीं सक्सेसफुल हो पाते हैं, तो वो इम्प्योरिटी कंटिन्यू रहेगी हमारे पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में और हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट को वो कंटामिनेट करेगी। एग्जाम्पल इसमें दिया है, द रॉक सॉल्ट कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, सो सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस में हैव इम्प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। जो रॉक साल्ट होता है, रॉक से जो हमको साल्ट मिलता है, वो स्मॉल, उसमें क्या 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 चीजें होती हैं, स्मॉल अमाउंट में वो कंटेन करता है कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो
कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड को अगर हम रिमूव नहीं कर पाते हैं रॉक साल्ट से, तो जब हम सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर करेंगे उससे रॉक साल्ट से NaCl, तो उसमें हो सकती है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की इम्प्योरिटी। तो ये इसका एग्जाम्पल है रॉ मटेरियल वाले का। सेकंड है रिएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसमें क्या है, if reagents used in manufacturing process are not completely removed by washing or any other method, then these may find entry in final product and contaminate that। अगर reagent जो यूज हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो आइदर वॉश करके या फिर किसी और मेथड से उस प्रोडक्ट से रिमूव आउट नहीं किए जाते हैं, तो वो फाइनल प्रोडक्ट में एज ए इम्प्योरिटी वर्क करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, CaCO3 में be prepared by interaction of solution of calcium chloride with sodium carbonate। अगर सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड को हम इंटरेक्ट करें तो CaCO3 प्रिपेयर होता है। Here's the equation of that, CaCl2 plus Na2CO3 is equal to CaCO3 plus 2NaCl। तो इस प्रोसेस में, in this process the soluble chloride may cause impurity। इस प्रोसेस में जो क्लोराइड है वो एज ए इम्प्योरिटी वर्क कर सकता है अगर हम उसको ढंग से वॉश करके CaCO3 से नहीं रिमूव आउट करते हैं, या किसी और मेथड को अप्लाई करके हम CaCO3 से नहीं रिमूव आउट करते हैं, तो वो एज ए इम्प्योरिटी वहां पर वर्क करेगा। थर्ड है मेथड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैनी ड्रग्स एंड केमिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम डिफरेंट रॉ मटेरियल्स बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। तो मेथड्स कौन कौन से यूज होते हैं, या मेथड्स के कारण कैसे इम्प्योरिटी हो सकती है, या मेथड एज अ सोर्स कैसे वर्क करता है इम्प्योरिटी के लिए। तो बहुत सारे ड्रग और केमिकल मैन्युफैक्चर किए जाते हैं डिफरेंट रॉ मटेरियल से और डिफरेंट मेथड को यूज करके। इसमें है सम इम्प्योरिटीज आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द मटेरियल ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कुछ इम्प्योरिटी जो हैं इन होती हैं या ऐड होती हैं मटेरियल में ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। Furthermore, for certain drugs a multiple step procedure is used which produce intermediate compound। तो होता क्या है बेसिकली, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होते हैं वो सिंगल स्टेप होती हैं। यानी कि अगर हमको CaCO3 प्रिपेयर करना है तो ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। लेकिन बहुत सारी मेथड्स में क्या होता है, कई सारे स्टेप होते हैं उस रिएक्शन के, कई सारे स्टेप होते हैं उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के। तो उस दौरान क्या होता है, रिएजेंट यूज करके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। यानी कि पहले वो प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसको लेकर हम दूसरे रिएजेंट के साथ उसको कंबाइन करके तब हम फाइनल प्रोडक्ट जो हमको चाहिए वो बनता है। तो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना उसमें अगर मान के चलिए कोई इम्प्योरिटी है और हम उसको वहां पर रिमूव आउट करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, रिमूव आउट नहीं हो पाई, तो वो फर्दर अपनी इम्प्योरिटी को कैरी करेगी टू फाइनल प्रोडक्ट। तो बेसिकली मेथड जो है, मेथड हमको ऐसे यूज करने हैं कि अगर कोई भी जो प्रोसेस है वो सिंगल स्टेप में अगर हो सकती है तो हम उसको प्रेफर करेंगे इन कंपैरिजन टू 2 या 3 स्टेप वाली प्रोसेस को। तो मेथड सेलेक्ट करना जरूरी है फॉर अ गुड मैन्युफैक्चरिंग, फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग जिसमें इम्प्योरिटी ना हो। तो इसमें यही बात हो रही है कि जो मेथड हम यूज कर रहे हैं वो मेक श्योर करें हम कि वो मेथड के दौरान जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहे हैं वो ठीक हो, वो विदाउट इम्प्योरिटी हो, या फिर हम ऐसा मेथड प्रेफर करें कि जिसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हम अवॉइड करें। यानी कि हम ए 1 स्टेप प्रोसेस हम ज़्यादा सिलेक्ट करें इन कंपेरिजन टू मोर देन 1 स्टेप प्रोसेस। सो ये मैंने 3 आपको बता दी। नेक्स्ट जो रिमेनिंग है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी। सो हेयर इज नंबर 4 टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। नंबर 4 हेडिंग है केमिकल प्रोसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। तो केमिकल प्रोसेस जो यूज होती है मैन्युफैक्चरिंग में उनके कारण भी हमारे फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटीज आ सकती हैं, या वो भी एज ए सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी एक्ट कर सकती हैं। तो इसमें क्या है, फॉर सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स मैनी केमिकल रिएक्शंस सच एज ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस आर यूज्ड। इन दिस प्रोसेस डिफरेंट केमिकल्स आर यूज्ड। तो सिंथेसिस जो होती है ड्रग्स या केमिकल्स की, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस यूज होती हैं, लाइक ऑक्सीडेशन का ऐड होना, हेलोजिनेशन 2 या 2 से अधिक हेलोजन सब्सटेंस का ऐड होना किसी प्रोडक्ट में, हाइड्रोलिसिस जो है ब्रेक डाउन होना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, रिडक्शन ऑक्सीजन का रिड्यूस होना। तो ये सारी जो प्रोसेस हैं ये किसी भी प्रिपरेशन में, ड्रग और केमिकल की प्रिपरेशन में
इस्तेमाल होती हैं या प्रोसेस आउट होती हैं। तो इन सारी प्रोसेस में डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल यूज्ड होते हैं, और जो केमिकल्स हैं अगर वो प्योर नहीं है या उनमें कोई इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं, तो जो हमारी प्रोसेस है वो भी उस इम्प्योरिटी को कैरी आउट करेंगी और फाइनल प्रोडक्ट तक भी वो इम्प्योरिटी जाएगी। तो दी केमिकल प्रोसेस जो है ये सारा एज ए सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी एक्ट कर सकती है किसी भी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। 5 है एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। इसमें क्या है, इन इंडस्ट्रियल एरिया एटमॉस्फेयर इज कंटामिनेटेड बाय डस्ट पार्टिकल्स, some gases like sulfur dioxide, black smoke during the manufacturing and purification of pharmaceutical products. These impurities may enter in the final product. वैसे तो सभी precautions लिए जाते हैं while we are manufacturing any pharmaceutical products. मैन्युफैक्चरिंग एरिया के लिए सभी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, फिल्टर ऐड किए जाते हैं विंडोज वगैरह पे, लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड एरिया है, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया है जहाँ पर वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप है और वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेज या ब्लैक स्मोक, तो उन सबकी प्रेजेंस के कारण जब हम अपने प्रोडक्ट के प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो जा रहा है प्रोडक्ट, तो हो सकता है कि ड्यू टू द एनवायरनमेंट, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हमारे फाइनल प्रोडक्ट में कुछ इम्प्योरिटीज आ जाए। तो वहाँ पे थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हमारे मैन्युफैक्चरिंग जो सेटअप है वो एक ऐसे एटमॉस्फेयर में सेटअप है जहाँ पे ऑलरेडी इन गैसेस की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो उस कारण से एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन हो सकता है और एटमॉस्फेयर एज ए सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी एक्ट कर सकता है। नंबर 6 है स्टोरेज कंडीशंस। स्टोरेज कंडीशन में क्या है, द chemicals, substances when prepared have to be stored in different types of containers depending upon the nature of the material and its quantity. तो जो हमने केमिकल या सब्सटेंस प्रिपेयर किए हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, वो उसी तरह से स्टोरेज किए जाने चाहिए, इस तरह से स्टोर किया जाना चाहिए। मान के चलिए अगर कोई भी मटेरियल मॉइस्चर सेंसिटिव है तो एक उसको ऐसे कंटेनर में हमको रखना है जो मॉइस्चर को प्रिवेंट करे, यानी कि मॉइस्चर उसमें एंटर ना हो। और मान के चलिए अगर कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस किसी भी मटेरियल के रिगार्डिंग, आयरन का मटेरियल है या फिर आप मान के चलिए कोई प्लास्टिक है उसके रिगार्डिंग सेंसिटिव है, या उससे अगर उसको उस कंटेनर में, प्लास्टिक या आयरन के कंटेनर में हम रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो वो उस कंटेनर को लीच करेगा, उस कंटेनर्स की जो इम्प्योरिटी है वो उसमें डिसॉल्व हो जाएंगी। तो ऐसे हमको प्रिवेंट करना है, अकॉर्डिंग टू नेचर हमको स्टोरेज कंडीशंस देनी है पर्टिकुलर सब्सटेंस को। तो इसमें यही बोला गया है, वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल आर यूज्ड फॉर स्टोरेज इंक्लूड प्लास्टिक, पॉलिथीन, आयरन, स्टेनलेस स्टील। अब इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर्स यूज होते हैं व्हाइल वी आर पैकेजिंग आवर फाइनल प्रोडक्ट्स। लाइक कौन कौन प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, स्टेनलेस स्टील है, आयरन है, पॉलिथीन है। तो ये सारे मटेरियल हैं जो एज ए स्टोरेज मटेरियल हम यूज करते हैं व्हाइल वी आर स्टोरिंग आवर प्रोडक्ट। तो ये सारी 6 सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज हो गई जिनके कारण से हमारे फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटीज आ सकती हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, लाइक ग्लासवेयर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर क्लीन होने चाहिए। एंड व्हाइल वी आर क्लीनिंग दोज ग्लासवेयर, जो हम टैप वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसको मेक श्योर करें कि टैप वाटर में जनरली बहुत सारे आयंस होते हैं जो हम नॉर्मली पानी पीते हैं, उसमें हम टेस्ट इसी वजह से थोड़ा उसका एनहांस होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं। तो वो जब हम नॉर्मल टैप वाटर से अपने ग्लासवेयर वॉश कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कंडीशंस या बहुत ज़्यादा जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है कि उसमें जो टैप वाटर में जो आयंस हैं, मिनरल्स हैं, वो हमारे ग्लासवेयर्स पे चिपक जाएंगे और वो फिर एज ए इम्प्योरिटी फाइनल प्रोडक्ट तक जाएंगे। तो हमको जो ग्लासवेयर वॉश करने हैं या फिर जो ग्लासवेयर स्टेराइल करके यूज होने हैं, यानी कि जो प्रोसेस जिस टाइप का ग्लासवेयर डिमांड करती है, यानी कि अगर कोई प्रोसेस डिमांड करती है कि वो जो ग्लासवेयर है वो स्टेलाइज होने चाहिए, तो हमको स्टेलाइज ग्लासवेयर ही उस प्रोसेस में यूज़ करने हैं। और जो टैप वाटर हम यूज़ कर रहे हैं ग्लासवेयर को वॉश करने के लिए, वो टैप वाटर में ये आयंस जो है, मिनरल जो है, वो कम से कम होने चाहिए ताकि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें कोई भी इम्प्योरिटी ना हो जो है। और इसके अलावा हो सकता है हैंडलिंग जो है, हैंडलिंग का मतलब यहाँ पर है जो ह्यूमन बीइंग उस प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है, जो उस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर रहा है, उसकी हैंडलिंग कैसी है। इवन वो ठीक से वे कर रहा है केमिकल सब्सटेंस को, इवन वो वॉश ग्लासवेयर यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसकी हैंडलिंग पे भी डिपेंड करता है
कि वो जो हमारा प्रोसीजर है, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसी को फॉलो कर रहा है, या अलग से तो उसके हैंडलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। तो हो सकता है कि हैंडलिंग की वजह से भी इम्प्योरिटीज उसमें हो जाती हैं, क्योंकि अगर वो ठीक से उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा है और जो चीज़ें उसमें होनी चाहिए, यानी कि रिएजेंट को जिस कंडीशन में हमको रखना है, या प्रोसेस जो है केमिकल प्रोसेस जिस कंडीशन में हमको परफॉर्म करनी है ओपन एनवायरनमेंट में या क्लोज एनवायरनमेंट में, उसके अकॉर्डिंग वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो वो जो एनवायरनमेंट से उसमें चीज़ें आएंगी या फिर जो हैंडलिंग के वजह से उसमें चीज़ें इंक्लूड होंगी, वो एज ए सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी एक्ट करेंगी। तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं जो सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी की तरह एक्ट करती हैं। इम्प्योरिटी की डेफिनेशन क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दी। So this is all about today's video. Hope you like this video, and if you do, then like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, which is Farmcation. Thank you for watching this.